अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ कांच का मसीहा पार्ट 5। अब सभी लोग बारी बारी दुल्हन को मेहंदी लगा रहे थे। माहिरुर फूफो की बारी आ गई, मगर उन्होंने आंखों में आंसू भरकर दुल्हन की तरफ देखा और बगैर मेहंदी लगाए ही उठ गई। जाजिब ने उनका बहुत अच्छा क्लोज लिया था। उनकी आंखों में चमकने वाले आंसू भी मोतियों की तरह नजर आ रहे थे। इसकी वीडियोग्राफी का यही कमाल था, वो एक ना एक सुपर हिट पिक निकाल ही लेता था। बाद में इसकी प्रिंटिंग करवा के उस शख्सियत को तोहफा भी देता था। इसके कई तस्वीर का शुक्रिया के साथ फ़ोन पर जवाब मौसूल हुआ था। अब भी इसने सोच लिया था कि यही तस्वीर इस फंक्शन की सुपरहिट फिल्म होगी। मर्दों के हिस्से में भी डैशिंग पर्सनालिटी मर्द मौजूद थे। मलिक अब्दुल रहमान और वज़ीर साहब की गाड़ी छन रही थी। वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। किसी किसी बात पर कह कहे भी बुलंद हो जाते थे। उनकी भी भरपूर वीडियोग्राफी के बाद लेडीज़ पोर्शन में अब तकरीबन फंक्शन ख़त्म होने पर था, क्योंकि दूल्हा वाले वापस जाना शुरू हो गए थे। दूल्हा वालों को रुखसत करने के बाद अब घर वालों ने दुल्हन के साथ मेहंदी के लिबास में अपनी अपनी मूवीज़ बनवानी शुरू कर दी। माहिनूर बुआ को भी ज़बरदस्ती स्टेज पर लाया गया था। जाजिब ने हुरिया की जानिब देखा तो हैरान हुआ, क्योंकि अब वो पैंट शर्ट और जीन्स में बिल्कुल लड़का ही लग रही थी। इस ख़ानदान की छोटी बच्ची, जिसका तारुफ भी उसकी इस तरह हुआ था कि ये भी ख़ानदान का अहम हिस्सा है। इसकी उम्र कोई 12-13 साल होगी। बहुत क्यूट और सुंदर लग रही थी। जाजिब अपने काम में मसरूफ़ था कि किसी ने इसकी कमर पर प्यार से हाथ रखा। इसने कैमरा चलता रहने दिया। मुड़कर देखा तो वही बच्ची हाथ में गुलाब का ताज़ा फूल लिए खड़ी थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर, ये कहकर इसने फूल जाजिब की तरफ बढ़ा दिया, मगर जाजिब ने मॉर्निंग कहने पर घड़ी देखी तो सुबह के 4:30 बज चुके थे। इस फूल पर तीरने वाली शबनम बता रही थी कि यहीं कहीं से तो फूल तोड़ा गया है। थैंक्स बेटा, जाजिब ने शुक्रिया अदा करके फूल ले लिया। दोबारा कैमरे की तरफ मुतवज्जा हुआ तो इस बच्ची की आवाज़ ने इसे फिर अपनी तरफ मुतवज्जा होने पर मजबूर कर दिया। मेरा नाम गजनूक है, उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। और आपका नाम? जाजिब, इसने भी अपना नाम बताया। पूरा नाम बताइए ना, जैसे गजनूक रहमान, जाजिब मुरादल हसन। जाजिब ने अपना नाम बताया तो इसके पीछे खड़ी माहिनूर बुआ को एक झटका सा लगा। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई। आप बहुत क्यूट हो, मगर आपका वो दोस्त बोर है। इसने हमूद की तरफ इशारा किया तो जाजिब मुस्कुराकर रह गया। वो है ही ऐसा डंगर। ये अल्फाज जाजिब की ज़बान से अदा हुआ तो माहिनूर बुआ के दिल में तलवार का वार कर गए थे। उन्होंने नजरें उठाकर जाजिब मुरादुल हुसैन की तरफ देखा और दिल से एक आह निकलकर आसमान के उस पार चली गई। अगर इसका मुरादुल हुसैन जिंदा होता तो यकीनन आज इतना ही बड़ा होता, उन्होंने सोचा और बेइख्तियार बड़बड़ाने लगी। अपनी यादों और बातों से कह दो फैजुल हसन मेरा पीछा छोड़ दे। उनकी आंखें भीगने लगी थी। वो उठकर इमारत की तरफ बढ़ गई, जबकि अजान फजर की आवाज़ सुनकर जाजिब ने कैमरे की लाइट ऑफ कर दी। ये उसूल था उसका। वो नाइट फंक्शन अजान फजर तक ही करता था। उसे कैमरा और दीगर सामान समेटते हुए देखकर गजनूक भी जाने लगी। जाजिब ने उसे बुलाया। हाँ तो मिस गजनूक रहमान, आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपके नाम का मतलब क्या है। ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मानी है बहुत खूबसूरत। और ये तो आपने देख ही लिया होगा कि ये नाम मेरी शख्सियत पर मुनासिब है या नहीं। 100% फिट है और आप तो इससे भी ज़्यादा की हकदार है। थैंक यू, अब मैं जाऊँ? वो ये कहकर कुछ भी सुने बगैर चली गई। हालांकि वो इजाज़त ले रही थी। दुल्हन को उठाकर सखियाँ अंदर की तरफ ले गई। अब पंडाल में हमूद, जाजिब और मुलाजिमों की फ़ौज ही रह गई थी। वेटर्स अपना सामान समेटने में लगे हुए थे। हमूद ने भी तेज़ी से अपना सामान पैक किया और बैग लाकर जाजिब के पास रख दिए। थकन से चूर हमूद और जाजिब ने बैग उठाए और बाहर निकल गए। जाजिब वहीं खड़ा रहा जबकि हमूद गाड़ी लेने चला गया। गाड़ी में बैग रखने के बाद जाजिब अपनी नशिस्त पर बैठा तो इसकी नज़रें बेसाख्ता कसरे माहिनूर की तरफ उठ गई, जहाँ खिड़की में एक चेहरा जो कि सौगवारी और हुस्न व मलाल की जिंदा तस्वीर बनकर उन्हें जाते हुए देख रहा था।
जाजिब ने इस औरत के बारे में इंतहाई कर्ब से सोचा। न जाने कौन सा रोग है जो इस पुरवकार औरत को अंदर ही अंदर खा रहा है। इससे ज्यादा वो कुछ भी न सोच सका, क्योंकि आंखें और दिमाग नींद से बोझल हो रहे थे। घर पहुंचने तक आंखें खुली रखना बहुत ज़रूरी था। वो बखैरियत घर तक पहुंच गए थे। बाबा का कमरा खोलकर देखा तो वो पुरसुकून अंदाज में सो रहे थे। गोया के रावी चैन ही चैन लगता था। वो फिर अपनी अपनी जगह पर पुरसुकून होकर सो गए। उनकी सुबह तो दोपहर ढले होनी थी, मगर बाबा को नाश्ता करवाना हमूद की जिम्मेदारी थी। वो अपनी ड्यूटी से गाफिल न था। उसने सुबह 10 बजे उठकर बाबा को नाश्ता करवाया और फिर सो गया। जबकि बाबा सहन में आने वाली धूप से लुत्फ अंदोज होने लगा। बॉस, मुझे इस बुआ के कैरेक्टर की कोई समझ नहीं आई। अब वो दोपहर के खाने और नाश्ते की जगह पर इकट्ठे बैठे तो हमूद ने तबसरा किया। क्या मतलब कि कैरेक्टर की समझ नहीं आई? तुम्हारा क्या मतलब है कि हम रात को कोई मूवी देखने गए थे जिसके किरदारों पर तबसरा किया जाए? जाजिब ने बिस्किट मुंह में रखकर चाय का घूंट भरते हुए कहा। इतनी इज्जत, दौलत, आला मकाम और फिर अल्लाह ने खूबसूरती से भी नवाजा है, मगर चेहरे पर मलाल, गम और दुख की लकीरें मुझे भी मगमूम कर गई है। वह तासुब से बोला तो जाजिब ने उसकी तरफ गहरी नज़र से देखा। इसके चेहरे पर वाकई दुख नजर आ रहा था, और ऐसा पहली मर्तबा हुआ था कि हमू संजीदा था। जाजिब उसकी रग रग से वाकिफ हो गया था। होगा कोई दुख, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जाजिब ने बेफिक्री से कहा तो हमूद चौंक उसकी तरफ देखने लगा। दिल से कह रहे हो बॉस? रब ताला बेनियाज है। वो किसी को दौलत और शोहरत की खुशियाँ नवाजता है तो इंसान अपना शुक्रिया भी उसका शुक्रिया भी नहीं तो इंसान से वो शुक्रिया भी नहीं मांगता। मगर नाशुक्र इंसान दौलत की तमा और लालच में इसकी ज़ात वाहिद को भूल जाता है। बस फिर वो अपना आप दिखाता है। इसकी कोई ना कोई महबूब चीज़ या फिर कोई जान से प्यारा रिश्ता छीन लेता है। मुझे तो यही लगता है कि माहिनूर बुआ की शख्सियत पर भी कोई ऐसा ही कहर टूटा है जिसकी वो तस्वीर बनी रहती है। जाजिब का तबसरा जानदार था, लेकिन माहिनूर बुआ के मामले में मैं तुमसे और तुम्हारी दलील से इत्तेफाक नहीं करता। हमूद ने नफ़ी में सर हिला दिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा ज़ाती मामला है, जाजिब ने जान छुड़ाने वाले लहजे में कहा तो अंदर से बाबा के गाड़ी चलाने की आवाज़ें आने लगी। जाजिब ने प्यार से कमरे की तरफ देखा और ज़ेर लब मुस्कुरा दिया। अच्छा, ऐसा करो, बाबा को लेकर हस्पताल चले आओ। डॉक्टर अहमद नदीम से मेरा सलाम कहना और फिर देखना कि वो बाबा के बारे में क्या कहता है। हमूद अली बहुत तवज्जो से इसकी गुफ्तगू सुन रहा था, क्योंकि बाबा के मामले में जो कि बिल्कुल संजीदा था। ओ यार, मैं तो समझता हूँ कि वो डॉक्टर बस ऐसा ही है, ढंग से तो कोई बात करता ही नहीं है, बस फजूल ही है। महमूद ने जाजिब के डॉक्टर दोस्त पर चोट की तो जाजिब भी उसे भरपूर जवाब दिया। इसकी तुम्हें कोई समझ भी नहीं आ सकती, क्योंकि वैसे भी वो इंसानों की डॉक्टर है। और गहरी जवाब चोट पर हमूद तिलमिलाकर रह गया। आज का क्या प्रोग्राम है? इसका इशारा रात के फंक्शन की तरफ था। बारात आएगी और रुखसती होगी, बस इतना ही प्रोग्राम है। जाजिब भाई, मुझे समझ नहीं आई कि ये जो अब्दुल रहमान मलिक है, ये काम धंधा क्या करता है? तुम क्यों पूछ रहे हो? बस यूं ही, क्योंकि मैंने किसी भी कारोबार में इसका नाम नहीं सुना, और ना ही ये सियासतदान है। उनके बच्चे तो कुछ काम धंधा करते होंगे। जाजिब अपनी जगह से उठ गया तो हमूद को भी ये बहस बेसूद लगी। वो भी उठकर बाबा की तरफ बढ़ गया। बाबा को साफ सुथरा लिबास पहनाकर वो डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया था। गाड़ी की फ्रंट सीट पर बाबा को बिठाकर उसने प्यार से दरवाज़ा बंद किया और गाड़ी सड़क पर दौड़ दी। मगर जाने से पहले बाबा ने जाजिब को टाटा किया तो वो मुस्कुराने लगा। आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए बाबा, यही मेरा अरमान है। इसके दिल से आवाज़ निकली। उसने गेट बंद किया और वापस अंदर आ गया। इसके मोबाइल पर बेल होने लगी। उसने ये CLI पर नंबर देखा तो अजनबी नंबर देखकर हैरान रह गया। फिर भी फ़ोन को सुनना ही था। अस्सलाम वालेकुम, जाजिब ने कहा तो दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आया। उसने फिर अस्सलाम वालेकुम कहा तो इस बार एक निस्वानी आवाज़ सुनकर इसके लबों पर मुस्कुराहट रेंगने लगी, क्योंकि किसी भी लड़की का फ़ोन आना इसके लिए कोई नई बात ना थी। वो जब भी किसी फंक्शन से वापस आते थे, हमूद की शरारत की बदौलत अपने काफ़ी सारे विजिटिंग कार्ड तकसीम होने की बिना पर ऐसे अजनबी फ़ोन आते ही रहते थे।
अब भी जाजिब ने सोचा कि फारिग ही है, चलो बात करके टाइम पास कर लेते हैं। मे आई स्पीक टू मिस्टर जाजिब? यस, आई एम स्पीकिंग। ज़रा एक शेर का मतलब तो बताइए। दूसरी तरफ से कहा गया तो इसने हैरानगी से फ़ोन नंबर को देखा, क्योंकि किसी भी लड़की को ये मालूम न था कि वो शायर भी है। ये नंबर ना जाने कहाँ से आ गया था। आपको गलतफहमी हुई है मैडम, मेरा शायरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर अब मेरा आपसे ताल्लुक़ तो हो गया है। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ सुनकर वो सटपटा सा गया। आप कहाँ से बात कर रही हैं? ये पूछना और बताना तो सरासर फजूल है, क्योंकि मोबाइल पर झूठा जवाब देना बहुत आसान है। जाजिब समझ गया कि वो बताना नहीं चाहती, मगर फिर भी इसकी आवाज़ ने जाजिब को चौंका दिया। अगर मुझसे मिलने के लिए इतने ही बेचैन हो रहे हैं तो खोलिए अपना गेट, अभी मुलाकात हो जाएगी। दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर हकीकत में इसकी रूह फना हो गई थी। वो जो कोई भी थी, इसके घर के बाहर गेट पर खड़ी थी। वो बहुत नर्वस हो रहा था। उसने मोबाइल ऑफ किया और डरते डरते कदमों से गेट की जानिब बढ़ने लगा। एकदम डंग डिंग डिंग की आवाज़ ने इसके रहे सहे औसान भी खता कर दिए। डोरबेल ने इसे हवास बाख्ता कर दिया था। इसने लरसते हाथों से गेट खोला तो सामने खड़ी शख्सियत को देखकर इस पर शादी मर्द की कैफियत तारी हो गई थी। इसके सामने खड़ी शख्सियत एक भरपूर मर्द की थी। वो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। आप सफदर भाई, आप? उसके मुंह से बस इतना ही निकला था कि सफदर हुसैन ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। खुशी के आंसुओं का तबादला रुका तो दोनों मुस्कुराते हुए सहन में आ गए। जाजिब ने फौरन कुर्सी पेश की, मगर वो हैरान रह गया कि सफदर हुसैन कुर्सी पर बैठने की बजाय बाबा के कमरे की तरफ बढ़ गया। चाचा कहाँ है? वो खाली कमरा देखकर वापस आ गया था। अब कुर्सी पर बैठने से पहले वो जाजिब को मोहब्बत भरी नज़रों से देखने लगा। डॉक्टर के पास जाजिब उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। हमूद अभी लेकर गया है। आप आने से पहले इतला कर देते तो बाबा को रोक लेता। बहरहाल फिर भी हमूद को रिंग कर देते हैं, वो अभी वापस आ जाएगा। नहीं नहीं, चाचा का इलाज ज़रूरी है, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज कराओ। रुपयों की फिक्र ना करना। ये कहकर इसने अपनी साइड पॉकेट से हजार हजार के नोटों की गड्डियां निकाली और जाजिब की झोली में डाल दी। जाजिब 1 लाख रुपए की रकम देखकर तसबज़ब में पड़ गया। इसने वापस करने के लिए नोट सफदर की तरफ बढ़ाए। आपकी दुआ चाहिए सफदर भाई, अल्लाह की रहमत से मेरा कारोबार बहुत अच्छा है। आप ये पैसे रख ले, मेरे पास रुपए मौजूद है, जब ज़रूरत होगी आपको कह दूंगा। अब अगर दोबारा ऐसी बात कही तो थप्पड़ मार दूंगा डंगर। मैं कोई गैर हूँ, और ये रुपए अगर तुम्हारे और चाचा के काम ना आए तो मैंने इतनी दौलत को आग लगानी है क्या? वो मसनूई नाराज़गी से बोला तो जाजिब को रकम रखते ही बनी। वो जानता था कि सफदर हुसैन बहुत गुस्से वाला है, मगर वो बाबा की इज्जत करता था और जाजिब से बहुत प्यार करता था। इसके खुलूस और मोहब्बत में कोई दिखावा न था। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे कभी भी गैर ना समझना। मेरे जानने वाले और दोस्त तो हज़ारों हैं, मगर भाई और भाई जैसा दोस्त, फिर चाचे फैजुल हसन जैसा बाप का रिश्ता कोई नहीं है। सफदर हुसैन की आंखें चमकने लगी। आई एम सॉरी सफदर भाई। जाजिब को अपनी गलती और उसकी मोहब्बत का एहसास एक बार फिर से हुआ। अच्छा आप बताइए क्या खाएंगे? जाजिब ने पूछा तो मुस्कुराने लगा। तुम्हारा मतलब है मैं कुछ खाऊं और चलता बनूं? ना ना ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका अंदाज ऐसा था कि जाजिब को बेइख्तियार कह कहा लगाना पड़ा। बस यूं ही हंसते रहो, क्योंकि हमेशा मुस्कुराते रहना ही जिंदगी है, और तुम मेरी जिंदगी हो जाजिब। सफदर हुसैन को बचपन में कहे हुए चाचा फैजुल हसन के अल्फाज याद आ गए और आज उसने जाजिब को लौटा दिए। वो कुड़ैल जवान था, मगर इसके जहन में बचपन और चाचा फैजुल हसन के साथ गुजरा हुआ तमाम वक्त महफूज था। जाजिब ने इसके लिए चाय तैयार की और पुरतकल्लुफ़ स्नैक्स भी साथ पेश किए, तो सफदर हुसैन की तबीयत राजी हो गई। वो चाय वगैरह से अभी फारिग हुए ही थे कि गाड़ी का हॉर्न सुनकर सफदर हुसैन खड़ा हो गया। उसका चाचा आ गया था। जाजिब ने गेट खोला था। हमूद गाड़ी अंदर ले आया। सफदर हुसैन को देखकर वो बड़ा खुश हुआ। दिल की गहराइयों से उसने उसे गले लगा लिया था। सफदर हुसैन की निगाह गाड़ी की पिछली सीट पर पड़ी तो उसकी आंखें झिलमिलाने लगी। चाचा फैजुल हसन यूं दबका बैठा था जैसे कि वो किसी से डर कर छुप गया हो। उसने इसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। सफदर हुसैन के आंसू अब बह निकले थे।
ये वही फैजुल हसन था जिसने सफदर हुसैन को हंसना और मुस्कुराना सिखाया था, मगर आज सब कुछ भूल गया था। इसकी हंसी और गमी सब कुछ मसनूई था। इसके जानदार कहे बेजान ठंडी आहों में बदल गए थे। इसकी खुशियाँ इससे मुंह मोड़ चुकी थी। वो अपना आप खो चुका था, अपनी पहचान, अपना नाम, अपना रिश्ता और अपनी बीवी बच्चों को भूलकर जिंदगी की बेरहम मौजों के थपेड़ों पर दिन पूरे कर रहा था। इसे कुछ भी न याद था, ना मंजर अली, ना भतीजा सफदर हुसैन, ना अपना मुरादुल हुसैन और ना अपनी बावकार माह नूर। सफदर हुसैन का हाथ थामकर फैजुल हसन गाड़ी से इस शान से निकला जैसे कोई आला ऑफिसर किसी मुआयने पर आया हो। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और जाजिब को अपनी तरफ उंगली से इशारे से बुलाया। हमें सख्त भूख लगी है, बिल्ली को दूध पिलाओ। और बारिश भी आ रही है, सूरज की तपिश बढ़ जाएगी, अपना सामान समेट करो, दुकानें बंद कर दो। इसने बेरब्त अल्फाज इसके जहनी तर्जुमान से कहे। सफदर हुसैन सर झुकाए फैजुल हसन को इस हालत में देखकर दुखी हो रहा था। फैजुल हसन ने इसकी तरफ देखा भी नहीं था। वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो सफदर हुसैन का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो पीछे से बेइख्तियार पुकार उठा, चाचा चाचा। इसकी आवाज़ में आंसुओं की आमिज़श ने शामिल होकर माहौल को मज़ीद सौगवार कर दिया था। फैजुल हसन इसकी आवाज़ पर गौर करने के काबिल न था, बस अपनी ही धुन में अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सफदर हुसैन ने भीगी हुई आंखों से जाजिब और फिर हमूद अली की तरफ देखा, जैसे कि वो पूछ रहा हो, चाचा कब असली फैजुल हुसैन बनेगा और मुझे डंगरा कहेगा। इस सवाल का जवाब उन तीनों के पास न था, मगर उनकी आंखें और दिल रब्बे कायनात की अजीम बारगाह में आस लगाए हुए थी। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें किसी भी किस्म की टेंशन नहीं होनी चाहिए, हमूद ने कहना शुरू किया तो वो दोनों इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। उसने कहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता मगर इनके लिए कोई बड़ा झटका नुकसानदा भी हो सकता है। वो खामोश हुआ तो सफदर हुसैन बोल पड़ा, किसी और डॉक्टर को भी चेक करवा ले। नहीं सफदर भाई, इस पोजीशन पर हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि डॉक्टर अहमद नदीम ने बाबा पर बहुत मेहनत की है और अब आपने सुना कि वो कह रहा है कि इंशाअल्लाह बाबा आहिस्ता आहिस्ता अपनी हालत में आ जाएंगे। जाजिब को भी आस और उम्मीद ने रब्बे करीम की रहमत से मायूस ना होने दिया था। वो अपने बाप की असली हालत यानी उसे तंदुरुस्त हालत में देखने के लिए बेचैन था। इसने अपने बाप से कोई भी बात तंदुरुस्ती की कैफियत में ना की थी। उसे तो आज तक यही पता था कि सफदर हुसैन ने इसकी परवरिश की है। यकीनन सफदर हुसैन का बहुत बड़ा एहसान था जो जाजिब मुरादुल हुसैन को की साथ पुश्ते भी उतार नहीं सकती थी। मुरादुल हुसैन को पढ़ा लिखा कर इस माशरे का बाइज़्ज़त शहरी बनाने में सफदर हुसैन का बड़ा किरदार था। अपने बाप की वफ़ात के बाद सफदर हुसैन ने चाचा फैजुल हसन की बीमारी और फिर मुरादुल हुसैन की परवरिश करने के लिए तकदीर के आगे सीना सपर होने का फ़ैसला कर लिया था। वो अपने इरादों में किस तरह कामयाब हुआ था, ये अलग कहानी है। सफदर हुसैन चाचा के कमरे की तरफ बढ़ गया। फैजुल हसन पलंग पर बैठा अपने हाथों को देख रहा था। इसकी निगाह दरवाजे में खड़े सफदर हुसैन पर पड़ी तो वो उसे गौर से देखने लगा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, मगर सफदर हुसैन जानता था कि ये चाचा के लिए नामुमकिन होगा। वो काफ़ी देर तक चाचा को देखता रहा, फिर उल्टे कदमों वापस पलट आया। उसकी आंखें नम थी। मुरादुल हसन वो जाजिब से मुखातिब हुआ तो जाजिब दिलो जान से मुतवज्जा हुआ था। अब मैं चलता हूँ, फिर जल्दी ही चक्कर लगाऊंगा। वो जाने लगा तो जाजिब ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। इसे बेसाख्ता वो बीता मंजर याद आ गया जब फैजुल हसन पहली मर्तबा नौकरी पर जा रहा था तो वो अपने दोनों हाथों की दीवार बनाकर उसके सामने खड़ा हो गया था। बिल्कुल ऐसा ही कुछ जाजिब ने भी किया था। आप ऐसे नहीं जा सकते सफदर भाई, खाना खाए बगैर मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। वह वो अड़ गया, मगर सफदर हुसैन ने प्यार से उसके गालों पर चपत लगाने वाले अंदाज में हाथ फेरा। मुसाफिरों का रास्ता नहीं रोका करते, ये पंछियों की तरह होते हैं, कभी इस देश कभी किसी और देश में, और मगर अपने घोंसलों को नहीं भूलते। ये मेरा घर है, मैं कहीं भी रहूं इस घर की एक एक ईंट मुझे याद आती रहती है। ये कहकर वो बाहर निकल गया। जाजिब और हमूद बुत बनकर बैठ गए। हमूद अली वो इससे मुखातिब हुआ, तुम मिक्सिंग का काम शुरू करो, मैं ज़रा शॉप पर चक्कर लगा लूँ।
ये कहकर जाजिम अंदर की तरफ गया। रकम महफूज जगह पर रखने के बाद वो बाहर निकल गया। बारात आ चुकी थी। हमूद और जाजिब अपने काम में मगन थे। दूल्हा भी काफ़ी हैंडसम था, आखिर वजीर का बेटा था। ज़माने की धूप छाँव से महफूज रहकर रुपए पैसे की रेल पेल में जवान हुआ था। रंग रूप भी निखरा हुआ था। हुरिया कासनी कलर की साड़ी बांधी हुई थी, मगर जाजिब ने गौर से देखा तो वो इस लिबास में जचना रही थी, या यूँ कहा जा सकता था कि ये लिबास इस पर नहीं जच रहा था। बहरकैफ ये मामला इसकी ज़ाती पसंद का था। इन दोनों में इससे हुरिया की ज़ात में हल्की सी वाबस्तगी महसूस होती हुई, मगर इस वाबस्तगी को वो कोई भी नाम देने से कासिर था। अब भी इसकी निगाहें कुनखियों से हुरिया को तलाश कर रही थी। ढूंढा उन्हें जाता है जो खो चुके हो, यह हुरिया की आवाज़ थी जो इसके पुष्ट से उभरी थी। वो खिसियाना होकर मुस्कुराने लगा, मगर जवाब ज़रूरी था, वरना वो चोर बन जाता। वो पीछे देखता हुआ बोला, जो आंखों के रास्ते दिल में उतर जाए हम उन्हें खोते नहीं। बात हलक से नीचे नहीं उतरती। शोबा मूवीज़, अंदाज शायराना, अल्फाज फलसफियाना। एक ही चेहरा देखकर धोखा नहीं खाना चाहिए। वो ये कहकर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। बॉस, ये आवाज़ सुनकर इसने हमूद की तरफ देखा, जो पंडाल के एक कोने में कैमरे से आंख लगाए मसरूफ़ था, मगर माइक के साथ इसका राब्ता जाजिब के हेडफोन से था। उसकी आवाज़ दोबारा आई। काम के वक्त काम इबादत का दर्जा रखता है। उसने जाजिब और हुरिया को गुफ्तगू करते हुए देख लिया, और ये बात इसके गले में हड्डी बनकर चुभ रही थी। तो जाजिब ने भी उसे जवाब दिया, काम की बातें ही हो रही है, जलना छोड़ो और दूल्हे की खूबसूरती को रिकॉर्ड करो। जाजिब ने भी माइक पर उसे जवाब दिया तो वो अलर्ट हो गया। बुआ जी, आप यहाँ आइए, बैठिए, रश में मत जाइए। जाजिब ने पीछे मुड़कर देखा तो हुरिया एक पुरवकार औरत को एक नशिस्त पर बिठा रही थी। उनके घर का फंक्शन था। उनकी ज़ात से वाबस्ता इस फंक्शन की बहुत अहमियत थी। माहिनूर बुआ दुल्हन की भी बुआ थी, मगर इनका शादी के फंक्शन में दिलचस्पी ना लेना, बल्कि एक तरफ हटकर खामोशी से बैठ जाना जाजिब को खटक रहा था। मगर ऊंचे महलों के राज भी ऊंचे ही होते हैं। रब जाने क्या मसला था, मगर जो भी था, जाजिब का इससे कोई ताल्लुक न था, मगर फिर भी पागल दिल न जाने क्यों बार बार उस औरत की तरफ देखने पर मजबूर कर रहा था। बुआ, इनसे मिलिए, ये जाजिब है। हुरिया ने इसका तारुफ बुआ से कराया तो जाजिब ने गौर किया कि उस औरत की आंखें चमक रही थी। जाजिब ने आगे बढ़कर सलाम किया। उन्होंने भी सर के खफीफ इशारे से जवाब दिया। दूध पिलाई की रस्म पर गजनूक ने दूध पेश किया तो हुरिया भी साथ थी। वही रस्म जो अक्सर शादियों पर होती है। इनकी डिमांड 1 लाख रुपया थी, जबकि दूल्हा मियाँ सिर्फ 5,000 दे रहे थे। बहस शुरू हो गई। हुरिया किसी से कम न थी। इसने अपनी दलीलों और खुश ज़बानी से तमाम हाजरीन को अपनी जानिब मुतवज्जा किया हुआ था। जाजिब की नज़रों ने बड़ी मोहब्बत से कई मरतबा इसके हसीन चेहरे का तवाफ़ किया था। काफ़ी बहस के बाद दुल्हा भाई ने 1 लाख का चेक साइन कर दिया। हुर्रे की आवाज़ से इसने चेक कैमरे की तरफ किया और स्टेज से नीचे उतर गई। गजनूक भी इसके साथ ही थी। हर काम खुश असलूबी से तय हो गया था। दुल्हन, जो कि माही थी, आज बहुत ही हसीन लग रही थी। रुखसती के लम्हात हर माँ बाप के लिए जानलेवा ही होते हैं। इनायत अली ने बेटी को गले लगाया तो आंसुओं की झड़ी ने उनके दामन को तर कर दिया। माँ भी बेटी को विदा करते वक्त आंसुओं पर काबू ना रख सकी। मलिक अब्दुल रहमान की आंखें भी नम थीं, मगर जब मलिक ज़मान की बारी आई तो बहन भाई के बेलौस रिश्ते ने सबको रुला दिया। हुरिया भी एक कोने में खड़ी भीगी पलकों से माही को रुखसत कर रही थी। गजनूक को रुखसती की समझ तो ना थी, मगर वो घर के बड़ों को देखकर ही रो रही थी। मलिक अब्दुल रहमान ने वजीर मौसूफ के सामने हाथ जोड़ दिए तो उन्होंने मुस्कुराकर उन्हें अपने गले लगा लिया। शेर बन मलिक, शेर। बेटियां तो पराई अमानतें होती है, चिड़ियों के चंबे की मानंद। इनका कोई ठिकाना नहीं होता। वो मलिक अब्दुल रहमान को दिलासा दे रहे थे। मैं माही को बेटी बनाकर ले जा रहा हूँ। बहू का नाम तो माशरे का दिया हुआ नाम है। फिक्र मत करो, कोई टेंशन नहीं लेनी। वो सियासतदान था, मगर इस लम्हे शायद वो सच कह रहा था। गाड़ी रवाना हो गई तो हमूद ने कैमरा क्लोज कर दिया। जाजिब ने भी अपना कैमरा बंद करके माइक और एक कान से हेडफोन उतार दिया। अब वो फ्री होकर कुर्सी पर बैठ गया था और हमूद अपने सामान को समेटने में मसरूफ़ था।
मूवी कब तक तैयार हो जाएगी? गजनूक इसके सामने आ खड़ी हुई तो जाजिब ने इसकी तरफ मुस्कुराकर देखा। आपको कब चाहिए? इसके साथ ही इसने पास पड़ी हुई खाली कुर्सी को गजनूक की तरफ बैठने का इशारा किया। थैंक्स कहती हुई वो कुर्सी पर बैठ गई। कल दे दे, वो इसकी बेसब्री पर हल्का सा कहकहा लगाकर रह गया। इम्पॉसिबल, क्योंकि इसकी एडिटिंग होगी, डबिंग, मिक्सिंग, कंप्यूटराइज्ड इफ़ेक्ट और फिर इसे सीडीज़ पर भी तो कन्वर्ट करना होगा। थोड़ा सा टाइम और दे दो। जाजिब इससे गुफ्तगू करके अपनी जहनी थकान दूर करना चाहता था। अच्छा, तो फिर 1 वीक ठीक रहेगा, वो मासूम अदा से बोली तो जाजिब को इस पर बड़ा प्यार आया। नो, इसके मुख्तसर से जवाब पर गजनूक को बड़ी हैरत हुई। उसका इजहार इसके माथे पर पड़ने वाली शिकनी कर रही थी। तो फिर 2 वीक्स बस, इनफ इज़ इनफ। इसने अपना फैसला सुना दिया और जाजिब का जवाब सुने बगैर गुस्से में उठकर चली गई। जाजिब उसे जाता देखकर मुस्कुरा कर रह गया। उसने आंखें बंद कर ली। उसका जहन पुरसुकून होने लगा था। कुछ लम्हात इसी तरह गुजर गए तो जाजिब ने आंखें खोलकर इर्द गिर्द का जायज़ा लेना चाहा तो सामने देख कर ठिठक गया। इसके बिल्कुल सामने इंतहाई खामोशी से आकर माहिनूर बुआ बैठ गई थी। वो इसे महवियत से और मोहब्बत से देख रही थी। आप? जाजिब खसियाना होकर रह गया था। बस यही कह सका, बहुत ज़्यादा थक गए हो? वो मोहब्बत और खुलूस के मोती निचावर कर रही थी। घर में माँ भी इंतज़ार कर रही होगी ना? उनके लहजे में यासियत के झलक साफ महसूस हो रही थी। जाजिब ने एक ठंडी आह भरी। हमें तो मालूम ही नहीं कि ये लफ्ज़ माँ क्या होता है, मगर इस नाम की अजमत को दिल ने हर रोज़ सलाम किया है। वो खलाओं में घूरने लगा। बिन माँ के ऐसी तरबियत आजकल के दौर में एक मौजज़ा है, वो अपने मखसूस ठहरे हुए लहजे में बोली। मौजज़ात तो इंसानों को रब्बे करीम की ज़ात अता करती रहती है, मगर नासमझ इंसान इसकी रमज़े समझने से कासिर है। जाजिब ने अपना इल्म इस्तेमाल किया। वो जान गया था कि उसके सामने बैठी हस्ती भी तालीम याफ्ता है। वो नर्वस भी हो रहा था कि इतनी मालदार औरत इस रात के लम्हात में नौकरों और वेटरों की मौजूदगी में अपने ख़ानदान के वक़ार के मुनाफी एक मामूली वीडियोग्राफर में दिलचस्पी क्यों ले रही है? कहाँ के रहने वाले हो? ये सवाल भी इसकी समझ से बलातिर था। नाजिमाबाद में एक छोटा सा मकान है, इसने जवाब दिया तो उनके लबों पर दुख की लकीर बनाती हुई मुस्कुराहट ने इनका गम और कर्ब उनकी आंखों से जाहिर कर दिया। बड़े बड़े महलों और बड़े बड़े बंगलों में अगर इंसान बसना शुरू हो जाए तो छोटे छोटे मकान इंसानों से खाली हो जाएंगे। वो उड़ गई। सर्दी बहुत है, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ, ये कहकर वो अंदर की जानिब चली गई। जाजिब उन्हें जाता हुआ देखता रहा। फिर सोचने लगा, इस औरत के लहजे में जो सोज और दर्द है, इसमें जाजिब के लिए अपनायत ही अपनायत है। प्यार और खुलूस का अनजान रिश्ता जाजिब को सोचों में गर्क कर गया। कुछ लम्हा पहले पंडाल में मेहमानों की धमा चौकड़ी मची हुई थी। रुखसती के बाद घर के मकीन भी अपने अपने कमरों में बंद हो गए थे। अगर जाग रही थी तो दो हस्तियां, एक माहिनूर बुआ और दूसरी हुरिया रहमान। क्योंकि जाजिब देख रहा था कि मुलाजिम चाय की ट्रे उठाए आ रहा है, उसके पीछे पीछे हुरिया भी चली आ रही थी और अपनी मखसूस खिड़की में माहिनूर बुआ भी उसी शान और शौकत से अपने चेहरे पर उदासी को चढ़ाए हुए जाजिब की तरफ मुसलसल देख रही थी। यहाँ रख दो। हुरिया ने एक कुर्सी सीधी करके जाजिब के सामने रखी। मुलाजिम उस पर चाय रखकर चला गया। वो दूसरी कुर्सी पर इसके सामने बैठ गई। अपने इकलौते असिस्टेंट को भी बुलवा ले। एक पुरकशिश मुस्कुराहट इसकी कलियों और फूलों जैसे होठों पर बिखरी हुई थी। आपने ख्वामखा ही तकलीफ की। इसका इशारा गर्मा गर्म भाप उड़ाती चाय की तरफ था। मैंने नहीं जनाब, ये माहिनूर बुआ की तरफ से है, वो ख़ास दिलरुबा अंदाज में मुखातिब हुई। हाँ, अलबत्ता बनाई मैंने है, अब पता नहीं अच्छी है या एवं। वो मुस्कुरा रही थी। अब वो ड्रेसिंग चेंज कर चुकी थी। इस हल्के फुल्के ट्राउज़र और टी शर्ट में वो बिल्कुल लड़का मालूम होती थी, मगर इसके शानों तक बिखरे बाल और इसकी गुफ्तगू का अंदाज इसकी निस्वानियत की चुगली खाता था। आहा, मज़ेदार चाय! हमूद की आवाज़ सुनकर दोनों चौंक गए। इस भीगती हुई सर्द रात में आपने ये नेकी की है। ईमान से अल्लाह आपको इसका अज्र देगा। वो हाथों को रुमाल से साफ पोंछ रहा था। गालिबन सामान समेटते हुए गंदे हो गए थे। वो इनके पास ही बैठ गए। जाजिब ने चाय का एक घूंट भरा तो इसके मुंह से बेसाख्ता वाह निकला। क्या हुआ? हुरिया इसकी तरफ देख रही थी। वेरी टेस्टी।
वो इतना ही कह पाया था कि हमूद दरमियान में बोल पड़ा, इस एतबार से तो आप खाने बहुत अच्छे बनाती होंगी। मैंने कुकिंग अपनी ग्रेट बुआ से सीखी है, वो बहुत अच्छी कुक है। हुरिया को किसी की फिक्र ना थी। हुरिया को किसी की फिक्र थी। वो बार बार इमारत की तरफ भी देख लेती थी। शायद इस लम्हे उसका इस तरह इनके पास बैठना किसी को नागवार गुजर रहा हो। वो यकीनन अपने डैडी से भी डरती थी। मूवी कब तक मिल जाएगी? हुरिया ने पूछा तो जाजिब मुस्कुराते हुए बोला, मेरा और मिस गजनूक का वादा 2 हफ्तों के कमतर वक्त पर तय हो गया है। वो अपनी चाय ख़त्म कर चुका था। इंशाल्लाह 15 दिन बाद मिलेंगे। ओके, गानों की सिलेक्शन अच्छी और प्यारी होनी चाहिए। वो आखिरी फिक्रा अदा करते हुए मुड़ी वो आखिरी फिक्रा अदा करते हुए मुड़ी थी और उसका इस तरह मुड़कर बात करना जाजिब को अंदर से हिला कर रख गया था। बॉस, हमूद ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। अब चलना चाहिए क्योंकि अजान फजर होने वाली है। वो बैग वगैरह तो गाड़ी में रख कर गाड़ी गेट पर खड़ी करके चौकीदार की ड्यूटी लगा कर आया था, जो ईमानदारी से अपनी जगह पर मौजूद था। गाड़ी चल पड़ी तो जाजिब की नज़र एक बार फिर इस खिड़की की तरफ उठ गई जिसमें वो पुरवकार और पुरखुलूस चेहरा यासियत और हसरत की तस्वीर बना उन्हें ही देख रहा था। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। क्या पुरनूर को कभी पता चलेगा कि जाजिब उसकी अपनी औलाद है? क्या जाजिब ही उसकी औलाद है? और पुरनूर को क्यों ऐसा लगता है कि उसका शौहर और उसका बच्चा मर गया है? आखिर इस कहानी की क्या हकीकत है? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।